हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर प्रेरणा सोमेंद्र शर्मा। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करते हैं और ये चैप्टर भी मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स में से पढ़ाऊँगी। पहले मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स की ग्लिम्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने मेरे नोट्स बना रखे हैं। तो इन्हीं नोट्स से हम पढ़ेंगे और होप आपको नोट्स अच्छे लगेंगे। मेरे सारे नोट्स क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में होते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले, राइट अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय नेल्सन मंडेला टू इरेडिकेट, या फिर आप लिख सकते हैं टू रिमूव द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखिए, साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा प्रॉब्लम बहुत पहले था, जिसे काले गोरे का भेदभाव कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने ऐसे क्या एफ़र्ट्स लिए जिस वजह से वहाँ से रिमूव की गई ये प्रॉब्लम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली चीज़, नेल्सन मंडेला अलोंग विद हिज 7 अदर लीडर्स वर sentenced to life imprisonment in 1964 as he raised his voice against the practice of apartheid। देखिए, नेल्सन मंडेला और उनके और 7 साथी जो उनके साथ में ही पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। और इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उठाई थी। अपार्थाइड कुछ भी नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का ही दूसरा नाम है। ओके, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले घोरे का भेदभाव, और उसमें जो बीचेस होते थे, जो पब्लिक वॉशरूम्स होते थे, और भी जो पब्लिक प्लेसेस होती थी, वो काले गोरों के लिए अलग अलग होती थी। तो उस सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद ही वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ ट्रेजन। और उन्हें किन बेसिस पे जेल भेजा गया? उन्हें राजद्रोह के बेसिस पे। जो ट्रेजन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है राजद्रोह। उन्हें राजद्रोह के बेसिस पे जेल भेजा गया और बाय द वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट, और उन्हें जेल में डलवाया था वहाँ की वाइट अफ्रीकन सरकार ने। He spent his next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island। और उनको अपनी ज़िंदगी के 28 साल एक बहुत ही खतरनाक कारावास दिया गया। और वो जो था वो रॉबिन आइलैंड में बना हुआ था, जो कि बहुत ही ख़तरनाक जेल था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल सिर्फ अपने देश को एक अच्छी कंडीशन में देखने के लिए वहाँ पर बिताए थे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। डिफाइन अपार्थाइड। देखिए, अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड जो होता है वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे के भेदभाव का सिस्टम है, विच वॉज यूनिक टू साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में था उस समय। How did system of apartheid establish its roots in South Africa? साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम था अपार्थाइड का, उसने अपनी जड़ें कैसे मौजूद, किस तरीके से मजबूत करी, आप ये कह सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सिवियर तब होती है जब उसकी जड़ मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में अपार्थाइड का मीनिंग बताया। अब थर्ड क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की जो रूट्स थी वो किस तरीके से इतनी मजबूत हो गई। तो आइए चलते हैं। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड स्टैब्लिश्ड इट्स रूट इन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। आज हम 21st सेंचुरी में हैं। 17th 18th सेंचुरी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में अपनी जड़ें फैला चुका था। आप ये चीज़ बता सकते हैं। और ये बात है 17 से 18th सेंचुरी, या फिर 17th और 18th सेंचुरी आप कह सकते हैं। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस, और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस ने किया था। दिस सिस्टम डिवाइडेड द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका एंड यूरोप
यूरोपियंस हु केम टू सेटल इन साउथ अफ्रीका। और इस सिस्टम ने जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, ब्लैक अफ्रीकन्स, उनको यूरोपियंस जो कि बाहर से आके देश में राज करने लग गए थे, सेटल हो गए थे, उनके बीच में एक गैप बना दिया था इस सिस्टम ने। मतलब जो नेटिव लोग थे उनको तो बेचारों को गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ी, और जो बाहर से यूरोपियंस आए थे वो वाइट कलर के थे, मतलब गोरे थे, तो उनको सारे बेनिफिट्स थे, और बेचारे जो काले थे उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। इस तरह का सिस्टम था ये अपार्थाइड, और इसने इस तरह की प्रैक्टिस को साउथ अफ्रीका में अंजाम दिया। दिस डिवीजन टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। और ये जो डिवीज़न हुआ था ये बेसिस ऑफ स्किन कलर पे हुआ था, कि अगर आपकी स्किन का टोन डार्क है तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर आपकी स्किन का टोन जो है वो काफ़ी ब्राइट है, आप गोरे हैं, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको प्रिविलेजेस, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ब्लैक अफ्रीकन्स कंसिस्टेड ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। और ब्लैक अफ्रीकन्स वहाँ पर पूरी जो पॉपुलेशन थी उसके 3/4 थे। Beside native Africans and Europeans, there were people who migrated from India. They were known as colored people. ऐसे भी कुछ लोग वहाँ पर थे जो भारत से वहाँ पर सेटल होने के लिए गए थे। उन लोगों को वहाँ पर कलर्ड पीपल कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ना ब्लैक की कैटेगरी में आते हैं ना वाइट की। हमारे इंडियंस में मोस्ट ऑफ द कलर वीटिश होता है, तो हमें कलर्ड पीपल कहा जाता था। वाइट यूरोपियंस कंसीडर्ड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर। और जो भी नॉन वाइट होते थे उन्हें जो वाइट पीपल होते थे यूरोपियंस, वो हमेशा इन्फीरियर मानते थे कि तुम हमसे नीचे हो और नीचे ही रहोगे। The non-whites did not have voting rights. They were not allowed in white areas. In this manner apartheid was practiced. अब जो बेचारे नॉन वाइट पीपल थे उन्हें देश में वोटिंग राइट्स तक भी नहीं थे, उनको वाइट पीपल के एरिया में भी जाना अलाउड नहीं था, और इस तरीके से अपार्थाइड का सिस्टम देश में उस समय साउथ अफ्रीका में चल रहा था। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आप ये बात बता सकते हैं कि अपार्थाइड ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका में अपनी जड़ें मजबूत की थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मेरे सारे जो नोट्स होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं, कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है। ये सारे नोट्स आपकी ही टेक्स्ट बुक में से मैंने बनाए हुए हैं, तो आप इन्हें पूरी तरीके से फेथफुली, बिल्कुल आप पूरा फेथ रख के मुझ पर इनको पढ़ सकते हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं, और आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। आइए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन क्या होता है? ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, beaches, swimming pools, public toilets were all separated for whites and blacks. ये सारी सुविधाएं ब्लैक और वाइट्स के लिए अलग अलग थी। ब्लैक के लिए ये सारी सुविधाएं अलग थी और वाइट्स के लिए ये सारी सुविधाएं अलग थी। इस पूरे सिस्टम को सेग्रीगेशन कहा गया था। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद हाउ डिड ब्लैक अफ्रीकन्स फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम? अब ब्लैक अफ्रीकन्स जो थे उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी, आइए उस पे चलते हैं। सिंस 1950 ब्लैक अफ्रीकन्स फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक से इस लड़ाई को चालू किया, नहीं, 1950 से ब्लैक अफ्रीकन्स जो थे अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ब्लैक अफ्रीकन्स और कलर्ड पीपल जो थे उन दोनों ने एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा, और मार्चेस, स्ट्राइक्स, हड़तालें, ये सब की। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने इन लोगों को सपोर्ट किया। ये मूवमेंट जो था इसको और भी जगहों से सपोर्ट मिला, जैसे कि वर्कर्स यूनियन ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, और अदर कंट्रीज़ ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टीज़ होती हैं जो एक कास्ट को लेकर आगे बढ़ती हैं, तो इस तरह की जो कम्युनिस्ट पार्टी होती हैं उन पार्टीज़ ने भी इनको सपोर्ट किया, और बहुत सारे देशों से भी इन्हें खूब सपोर्ट मिला।
बट द वाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय किलिंग एंड टॉर्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन समय समय पर जब भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई तो जो वाइट पीपल थे उन्होंने कलर्ड पीपल और ब्लैक अफ्रीकन्स को टॉर्चर किया, मारा, और इस तरीके से वो अपने राज को कंटिन्यू करते चले गए। तो ये जो जंग थी ये साउथ अफ्रीका में बहुत पुरानी थी और बहुत लंबे समय तक लोगों ने इस जंग को लड़ा। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन जिसमें हमने ये बताया कि किस तरीके से ब्लैक अफ्रीकन्स लड़े थे। अब चलते हैं, हाउ डिड साउथ अफ्रीका गेट इट्स इंडिपेंडेंस। अब साउथ अफ्रीका को अपनी इंडिपेंडेंस कैसे मिली? Slowly and gradually, white government realized that they could not rule longer by keeping blacks under their control through repression. देखिए, एक समय बाद वाइट गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ गया कि लंबे समय तक ब्लैक पीपल को अपने अंडर कंट्रोल रख के, सप्रेस करके, रिप्रेस करके, दबा के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो लोग उस देश के नेटिव लोग थे, तो उनको ज़्यादा दिन दबा के नहीं रखा जा सकता था और लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे और बाहर के लोग। तो वाइट गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज़ हुई। वाइट गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप इन ऑर्डर टू फेवर ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। उसके बाद वाइट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, किसके फेवर में? ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल के फेवर में। वो क्या क्या थे, आइए जानते हैं। अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। डिस्क्रिमिनेशन जिन कानून में झलकता था उन कानूनों को बंद कर दिया जाए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो उस समय बैन था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो देश पे राज करेगी, इस तरीके का बैन हटा दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बन सकती हैं, लोग इलेक्शंस में भी कंटेस्ट कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। रिस्ट्रिक्शंस जो थे मीडिया पर वो हटा दिए गए। मीडिया को फ्रीडम दी गई कि जो छापना है, जो बोलना है, जो क्वेश्चन आंसरिंग करनी है वो की जा सकती है। आफ्टर 20 years ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। और 28 साल बाद सबसे अहम फैसला वाइट गवर्नमेंट का ये था कि नेल्सन मंडेला को एक आज़ाद आदमी के रूप में क्या किया गया, जेल से बाहर निकाला गया और एज अ फ्री मैन ही वॉकड आउट फ्रॉम द जेल। फाइनली एट द midnight of 26th April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled and it gave birth to a newly born democracy in the world. और उसके बाद 26 अप्रैल 1994 में मिडनाइट मतलब आधी रात्रि में, आप कह सकते हैं अप्रॉक्स एट 12 o'clock, नेशनल फ्लैग साउथ अफ्रीका का अनफर्ल्ड किया गया, लहराया गया, एंड इट गेव बर्थ टू अ न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी। और इस तरीके से एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ जो कि देश था साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका को 1994 में अपनी आज़ादी मिली। हाउ डिड साउथ अफ्रीका बिकेम अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब साउथ अफ्रीका जो था वो एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बन गया था। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट मतलब ये कि मिली जुली सरकार जिसमें वाइट और जो ब्लैक पीपल थे वो एक साथ मिल के राज करते थे। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील्ड द फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव वाइट्स। अब जब देश डेमोक्रेटिक हो गया तो उसके बाद ब्लैक लीडर्स ने ये कहा कि अब वाइट पीपल ने जो भी किया उसके लिए उन्हें माफ़ी दे दो। दे सेड लेट अस बिल्ड द नेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और सब ने एक साथ फैसला किया कि एक ऐसा देश बनाया जाए जो इक्वालिटी के बेसिस पर हो। और इस तरीके से जो नेशन तैयार हुआ वो डेमोक्रेटिक, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे तैयार हुआ। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।